अस्सलाम वालेकुम अगेन। कहानी शुरू करते हैं। आज का टारगेट बड़ा मज़ेदार है। 3 इंडिपेंडेंट चैप्टर्स जो कि मिला के एक रीज़नेबल वेटेज रखते हैं। 2 लॉज हमने देखे हैं, अब 2 लॉज हम इस चैप्टर में देखेंगे। इन तीनों चैप्टर्स में सबसे छोटा चैप्टर चैप्टर 17 है, जिसके अंदर 2 लॉज जिनका हल्का हल्का सा तस्करा किया है, दैट इज़ डाटा प्रोटेक्शन और फिर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का लॉ। सबसे पहले हम डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन है ये क्या चीज़ है। एक कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ आ जाए तो फिर उसके बाद ये लॉ पढ़ने में काफ़ी आसान है। डाटा प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स उनके डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए। आप अपना डाटा बहुत सारी जगह पे दे देते हैं। फेसबुक पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, बाहर अटेंडेंस वाली जगह पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, कॉलेजेस में एडमिशन वालों के पास डाटा पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल्स वालों के पास आपका डाटा पड़ा हुआ है, कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हैं उनके पास आपका डाटा पड़ा हुआ है। आपका डाटा जगह जगह पे पाया जाता है। उसमें से कुछ डाटा ऐसा होता है जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शेयर हो जाए या किसी को पता लग जाए। फॉर एग्जांपल आपका नाम, ये ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप परेशान हो कि मेरा नाम किसी को क्यों पता लग गया या कुछ और इस तरह से करके। लेकिन आपका कुछ ऐसा डाटा है जो आप नहीं चाहते कि वो किसी से शेयर हो। फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी दिमागी सेहत सही नहीं है, आप एक हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड है कि ये बंदा हमारे आप पास आके दिमाग का इलाज कराता है, तो आप नहीं चाहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को या आपके फैमिली में से किसी और को पता लगे। आपने अपना पेपर कितनी अटेम्प्ट में पास किया, ICAP के पास ये डाटा है, कॉलेजेस के पास भी ये डाटा होता है। तो कुछ ऐसा डाटा होता है जो आप नहीं चाहते कि शेयर हो, कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको शेयर होने से पता नहीं लगता। फिर आप नहीं चाहते कि आप आइडेंटिफाइड हों, आपके नाम से आपकी पहचान है, आपके शनाख्ती कार्ड से आपकी पहचान है, आपके CRN नंबर से आपकी पहचान है। तो बहुत सारी जगह आप नहीं चाहते कि आप आइडेंटिफाइड हों। फॉर एग्जांपल कैमरे के ऊपर लेक्चर चल रहा था और मैंने अचानक से कहा भाई साहब आपकी कॉल आ रही है। अब ये एक एनोनिमस वो थी, कैमरे ने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, मैंने बच्चे का नाम नहीं बोला, मैंने ये नहीं कहा CRN नंबर फलाना रखने वाले फलाना शख्स आपकी कॉल आ रही है। तो वो आइडेंटिफाइड होता है और वो बच्चा कहता है जी सर आपने मेरी इजाज़त के बगैर मुझे आपने आइडेंटिफाई किया। कमरे के लोगों को तो पता लग गया था मेरी कॉल आई है, पूरे पाकिस्तान को पता लग गया कि जो है ना वो मेरी क्लास में कॉल आ रही थी। तो इससे क्या होगा कि वो ऑफेंडेड फील करेगा, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी इंफॉर्मेशन के बगैर अगर डाटा शेयर किया जाए। तो होता ये है कि आप बहुत एहतियात करते हैं डाटा को लेके। जो लोग आपसे डाटा लेते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारी हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो डाटा को महफूज रखें, गलत लोगों के हाथ ना लगने दें। क्या वो आपसे डाटा ही ना लें? डाटा लेना तो मजबूरी है उनकी। क्यों मजबूरी है? उन्होंने उसको प्रोसेस करना है। कॉलेज ने आपका एडमिशन प्रोसेस करना है, उसके आपका नाम चाहिए। कॉलेज ने फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस किताबें बच्चों को घर तक भेजते हैं, उनको आपका एड्रेस भी चाहिए, तो आपका एड्रेस लेना उनकी मजबूरी है। आपका फ़ोन नंबर लेना उनकी मजबूरी है। आपसे रब्ता करना है। आप पहुंचेंगे, पता लगा जी फलाना टीचर की आज क्लास नहीं है, आप कहेंगे मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहेंगे व्हाट्सएप में बताया तो था। तो आप कहेंगे नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरा व्हाट्सएप किसी के पास हो, तो वो कहेंगे फिर आप भुगतें, फिर जो आपके साथ हुआ आपकी अपनी ख्वाहिश की वजह से हुआ है। तो सम टाइम यू नीड टू गिव इन्फॉर्मेशन एंड अदर पीपल नीड टू टेक द इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन किसी खास पर्पस के लिए आपसे ली जाती है, तो वो खास पर्पस के लिए ही होनी चाहिए, वो और पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। आपका डाटा अगर इस्तेमाल कर रहा है वो इदारा जिसने डाटा लिया है, तो वो फॉर दैट पर्पज़ आप एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो आपसे कहती हैं हाँ जी ये ऐप आपका कैमरा इस्तेमाल करेगी, ये ऐप फलाना 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 इस्तेमाल करेगी। आप कहते हैं हाँ जी मुझे कोई मसला नहीं। आपकी इजाज़त के बगैर कोई बंदा आपका डाटा इस्तेमाल ना करे। ये जितनी भी ऐप्स हैं, ये जितने भी काम आप करते हैं, जहाँ जहाँ आप कुछ भी ज्वाइन करते हैं, कोई भी लाइसेंस आप परचेस करते हैं, दे ऑलवेज टेक योर कंसेंट कि जी आप बताएं आप चाहते हैं कि हम आपका डाटा इस्तेमाल करें। फिर वो आपको बताते हैं हम ये डाटा किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और कितना इस्तेमाल करेंगे। तो आपका राइट है कि आपको बताया जाए कि आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, उसमें क्या क्या है, कितना उसमें से पब्लिक है, कितना उसमें से पब्लिक नहीं है, आपका डाटा रखने वाले आपके डाटा के क्या क्या यूज़ करेंगे। आप चाहें तो डाटा ख़त्म करवा सके उनके पास से, आप चाहें तो डाटा को डिलीट करवा दें, चाहें तो डाटा को चेंज करवा दें। आपके राइट्स होने चाहिए। आप नहीं कॉन्सेंट देना चाहते तो आप मत दें इदारे को डाटा। वो फिर इदारा कहेगा जी ठीक है जी फिर हम आपको ये चीज़ भी नहीं देते। फॉर एग्जांपल एक ऐप है, आप कहते हैं मैंने नहीं शेयर करना अपना कैमरा, वो कहेंगे अच्छा फिर दौड़ जाओ, फिर ऐप भी इंस्टॉल मत करो अगर इतना तुम्हें प्राइवेसी का मसला है। और अगर ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो हम ये परमिशन ले रहे हैं कि आप अपना कैमरा शेयर करने की इजाज़त देंगे। तो ऐसे में डाटा क्या होता है हमें समझ आता है। पर्सनल डाटा क्या है? वो डाटा जिससे आपकी पहचान हो सके,
सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या है? ऐसा डाटा जो आप नहीं चाहते कि वो दुनिया के पास जाए। आप कौन है? आप डाटा सब्जेक्ट हैं, द पर्सन हु इज सब्जेक्ट ऑफ द डाटा। जो जिस बंदे के डाटा की बात हो रही है, आप डाटा सब्जेक्ट हैं। और आपका डाटा शेयर करते हुए या यूज़ करते हुए आपसे क्या लेनी चाहिए? कॉन्सेंट। आपको कॉलेज का भी फॉर्म फिल करें तो नीचे लिखा होता है कि हाँ भाई मैं तस्दीक करता या करती हूँ कि गिवन कवाइफ मेरे हैं और कॉलेज उसको इस्तेमाल कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ दीज एडमिशंस। तो आपका डाटा आपकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अब इस लॉ में हम बेसिकली ये डाटा की वो मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखेंगे और देखेंगे कि डाटा देने वाला और डाटा लेने वाला उन दोनों की क्या राइट्स और ड्यूटीज़ है। डाटा सब्जेक्ट ये वो नेचुरल पर्सन है हु इज सब्जेक्ट ऑफ द पर्सनल डाटा, यानी कि आप। डाटा सब्जेक्ट वो इंसान है। ये नेचुरल इंसान कौन सा होता है? आप लोग टेक्स्ट में पढ़ते हैं जी पर्सन तो गवर्नमेंट भी होती है, कंपनी भी पर्सन होती है। तो यहाँ अगर वो पर्सन लिख देते तो आपके जहन में गलत फहमी होती कि शायद कंपनी इदारों का जिक्र हो रहा है। नेचुरल पर्सन का मतलब है कुदरती इंसान, जो इंसानियत होती है जिसमें, यानी कि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो है वो है नेचुरल पर्सन। तो एक नेचुरल पर्सन हु इज सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा जिसका है वो इंसान है डाटा सब्जेक्ट। तो इस लॉ में जब डाटा सब्जेक्ट लिखा नजर आएगा तो उसका मतलब है कि आपका जिक्र हो रहा है, उस इंसान का जिक्र हो रहा है जिसका डाटा है। पर्सनल डाटा क्या है? कोई इन्फॉर्मेशन दैट रिलेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू अ डाटा सब्जेक्ट। एक डाटा सब्जेक्ट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हु इज आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइबल फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन और फ्रॉम दैट अनदर इन्फॉर्मेशन इन पोजेशन ऑफ अ डाटा कंट्रोलर इंक्लूडिंग किसी भी किस्म का सेंसिटिव पर्सनल डाटा। तो आपका वो डाटा जिससे आपकी पहचान हो सके, जैसे मैंने कहा भाई साहब आपका मोबाइल, अब ये भाई साहब से वो पहचान नहीं हो रही उनकी। अगर मैं नाम बोलूं या मैं कहूँ कैमरा मैन से ये देखें ये बच्चे की कॉल आई है, ज़रा इनकी तरफ फोकस करें, वो उनकी तरफ फोकस करें, देखें जी ये है वो बच्चा जिसकी क्लास में कॉल आ रही है और जो है वो बेचारे को उठ के जाना पड़ रहा है कॉल अटेंड करने के लिए। तो ये क्या होगा? ये एक पर्सनल वो होगा, यानी कि हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। तो अगर मैं आपको किस्सा सुनाते हुए कहूँ कि जी मुझे फेसबुक पे एक दफ़ा एक बच्चे ने इस तरह से मजाक में बात की थी, तो वो एक एनोनिमस बात है। और मैं कहूँ कि फेसबुक पे मिस्टर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो 15 जुलाई की मेरी पोस्ट पे जो तीसरा कमेंट किया था उसमें ये वाली बात लिखी थी, तो आप जाके ढूंढेंगे कि कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक और आप उसको जाके जो है वो 3-4 जो है वो आप जुगते मार के आएंगे। तो पर्सनल डाटा इज द डाटा जिससे उस बंदे को पहचाना जा सके, और इसके अंदर सेंसिटिव पर्सनल डाटा भी है। पर्सनल डाटा की एक बड़ी हैवी खतरनाक फॉर्म क्या है? सेंसिटिव पर्सनल डाटा। लेकिन इसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है? इसमें एनोनिमाइज्ड डाटा शामिल नहीं है। एनोनिमस, जैसे मैंने कहा ना कोई बच्चे ने मुझे ऐसे कहा था, तो जब आप किसी को नाम लिए बगैर मुखातिब कर रहे हैं तो ये एनोनिमस है। एनक्रिप्टेड, जो कि कन्वर्ट हुआ हुआ होता है, आप उसके ऊपर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर लगा के आप उसको उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, जैसे ही वो डाटा कोई ओपन करेगा उसको अजीब से करैक्टर्स नजर आएंगे। समटाइम आप एक ऐसी ईमेल एक्सेस कर लेते हैं जो आपको मुखातिब नहीं की गई। समटाइम आपके व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज आता है जो आपसे ताल्लुक नहीं रखता, आप ओपन करते हैं तो अजीब अजीब से डब्बे, क्वेश्चन मार्क और इस तरह के करैक्टर्स नजर आते हैं। इसको हम कहते हैं एनक्रिप्टेड डाटा। और समटाइम सुडोनिमाइज्ड डाटा भी होता है, सुडोनिमाइज्ड डाटा। सुडोनिमाइज्ड डाटा, जैसे सूडोपुडिया लिखते थे ना बचपन में, तो सूडो लिख के और फिर नीमाइज्ड। सुडोनिमाइज्ड डाटा क्या है? एक ऐसा डाटा जो कि आर्टिफिशियल डाटा से रिप्लेस हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल कॉलेज के पास आ रहा है रोल नंबर 1 2 3 4 5 चलते 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 मुख्तलिफ वो है, और रोल नंबर 3 का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, यहाँ फलाना लिखा हुआ है। रोल नंबर 3 कॉलेज के पास आके कहता है जी मेरा डाटा उड़ा दें यहाँ से। उसका हक है कि अगर वो कॉलेज छोड़ के चला गया तो वो कहे मेरा डाटा डिलीट कर दिया जाए। कॉलेज कहता है देखो अगर हम तुम्हारी ये लाइन आइटम डिलीट कर देंगे हमारे सारे फार्मूले हिल जाएंगे, हमारे सॉफ्टवेयर में से रोल नंबर 3 डिलीट हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, डाटा नहीं उड़ाते, सुडोनिमाइज कर देते हैं। तो क्या होगा? जहां नाम लिखा था वहां लिख देंगे XYZ, डेट ऑफ बर्थ पे लिख देंगे 00.00 और 00, उसके CRN में लिख देंगे 99999 या XXX व्हाट्सएवर, आप उसको करेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। ये कहलाता है सुडोनिमाइज्ड डाटा, जिससे डाटा वहीं पड़ा रहता है, डाटा की पहचान चेंज हो जाती है। अब उस डाटा से कोई नहीं पहुंच सकता कि ये किसका डाटा है। तो पर्सनल डाटा में वो डाटा आता है जो जिससे आपको आइडेंटिफाई करें। 3 डाटा नहीं आते, एनोनिमाइज्ड डाटा नहीं आता,
एनक्रिप्टेड जो सॉफ्टवेयर उसकी लैंग्वेज बदल देते हैं वो नहीं आएगा, या जो इस तरह का सुडोनिमाइज डाटा है जिसमें आप उस डाटा के अंदर उसके करेक्टर्स वगैरह थोड़े से आर्टिफिशियल डाल दें, तो ये चल जाता है। जैसे एक जगह पे फ़ोन नंबर लिखने की ऑप्शन हो तो 4 दफ़ा 0 और 7 दफ़ा 0 लिख दिया जाए। जो आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है कि मुझे कम से कम 11 नंबर चाहिए, तो 1100 भी सॉफ्टवेयर को नहीं पता लगेगा कि असल फ़ोन नंबर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से अगर आप रिप्लेस कर दें तो वो, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट एनोनिमाइज एनक्रिप्टेड सुडोनिमाइज डाटा विच इज़ इनकेपेबल ऑफ आइडेंटिफाई इंडिविजुअल इज नॉट पर्सनल डाटा, उसको हम पर्सनल डाटा नहीं कहेंगे। क्लियर हो गई? सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या है? डाटा रिलेटेड टू एक्सेस कंट्रोल, आपके यूजर नेम, आपके पासवर्ड, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इस तरह की चीज़ें, आपके पासपोर्ट, बायोमेट्रिक या फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स या कोई भी डिटेल पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल एथनिसिटी, रिलीजियस बिलीव्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन। 3-4 तरह की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं हमें। आपका रुपए पैसों से रिलेटेड डाटा, आपके यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह मुख्तलिफ ऐप्स के मुख्तलिफ चीज़ों के, आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड डाटा, आपके रिलीजन, आपके एरिया, आपकी जो बुनियादी वो डिटेल्स हैं जो सिर्फ आपको पता होती हैं और आप अक्सर नहीं चाहते कि दुनिया को पता लगे, वो वाला डाटा। और जब थक गए तो उन्होंने कहा और एनी अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, यानी उनका इसके अलावा भी हम किसी और को। तो सेंसिटिव पर्सनल डाटा की एडवांस फॉर्म है जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी के पास पहुंचे। कॉन्सेंट किसे कहते हैं? रजामंदी को। लेकिन काश ये लॉ हम ना पढ़ रहे होते। लॉ जो है वो रजामंदी को अब बड़े तसल्ली से बताएगा। एनी फ्रीली गिवन स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड एंड अनएम्बिगुअस इंडिकेशन, कोई भी बड़ी क्लियर कट बगैर डाउट के 100% एब्सोल्युटली एक बंदे को पता है वो क्या करने जा रहा है, इंडिकेशन दी है डाटा सब्जेक्ट ने, उसकी विश है बाय विच ही या शी, जिसकी वजह से वो या वो बाय अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे कि हाँ भाई मैं अपना डाटा शेयर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और बाय अ क्लियर अफर्मेटिव एक्शन, वो जो आप दबाते हैं अप्रूव्ड, ओके कोई मसला नहीं, लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन जल्दी जल्दी से नीचे गए और ओके कर दिया, पढ़ा ही नहीं। वो कोशिश करते हैं कि ओके का बटन ऊपर मत दें, नीचे दें, ताकि यूज़र को इस इंफॉर्मेशन से गुजरना पड़े, उसको तकलीफ हो, शायद बीच में पढ़ ले, वो फिर भी नहीं पढ़ता, जल्दी जल्दी से एंड पे जाके अप्रूव कर देता है। तो वो आपसे एक प्रॉपर कॉन्सेंट लेते हैं, ये आपका कसूर है कि आप वो इन्फॉर्मेशन या एग्रीमेंट नहीं पढ़ते। सिग्निफाइज, आप ओके कर रहे हैं, एग्रीमेंट अपनी रजामंदी के कलेक्टिंग, ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेरा पर्सनल डाटा आप कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट कोई भी ऐसा एक्शन या स्टेटमेंट जिसके थ्रू एक बंदा बड़ा अनएम्बिगुअस, क्लियर, अफर्मेटिव, पक्का, ठोस बात कर रहा है कि हाँ भाई मेरा डाटा उठाओ और यूज़ कर लो। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? सारी बात समझ आ रही है। एक स्टेप आगे चलते हैं। की प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग, पर्सनल डाटा को जो प्रोसेस कर रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? लॉफुलनेस, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कानून के मुताबिक हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, आपको वो हर वक्त अकाउंटेबल हो कि हमने आपका डाटा इसलिए इस्तेमाल किया है। पर्पस लिमिटेशन, जिस पर्पस के लिए लिया वो हो। डाटा मिनिमाइजेशन, डाटा उतना ही लिया जाए जितना पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है। अब आप एक कॉलेज में एडमिशन कराएं और वहाँ लिखा हुआ हो दादे का नाम बताओ, तो आप कहेंगे भाई मतलब आपका मेरे दादा से क्या दूर दूर तक कोई आपका कनेक्शन नहीं बन रहा। चलो मेरे फादर की इन्फॉर्मेशन समझ आती है कि आईकेएप में रिजल्ट आता है तो बच्चे का नाम भी लिखा होता है और फादर नेम भी लिखा हुआ होता है, तो पहचान हो जाती है कि हाँ भाई ये वही बच्चा है। सीआरएन से भी पहचान हो जाती है। तो अगर एक डाटा की आपको रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, लेकिन बिला वजह का डाटा जो आपके किसी काम का नहीं है वो नहीं लेना चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। स्टोरेज लिमिटेशन होनी चाहिए, कुछ अरसे तक की स्टोरेज होनी चाहिए। इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए और इदारा आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे बगैर पूछे लीक मत करे, और अकाउंटेबल हो इदारा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये रूल्स दिए हुए हैं कि पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड इदारे की क्या जिम्मेदारी हैं। अच्छा, आपके क्या राइट्स हैं? ये थे इदारे की जिम्मेदारियाँ। आपके क्या राइट्स हैं? आपके राइट्स ये हैं कि बी इन्फॉर्म, आपको पता हो कि आपका डाटा इस्तेमाल हो रहा है, आप अपने डाटा को खुद भी एक्सेस कर सकें, आप अपने डाटा की कॉपी लेना चाहें तो कॉपी ले सकें। आप फेसबुक को जाके कहें बताओ मेरा कौन सा डाटा दुनिया को दिखा रहे हो, आपको कहेगा ये वाला डाटा। आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकें, आपके डाटा में कोई मसला है आप उसे ठीक कर सकें। आप बी फॉरगॉटन, राइट ऑफ एरेजर, आप डाटा रखने वालों को कह दें कि भुला दो मुझे और वो आपको भुला दें। ये आपका हक है कि जब आपका पर्पस पूरा हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि आप मुझे भुला दें, तो वो आपको बता देंगे कि हमने आपको भुला दिया। ठीक है,
बुलाएंगे नहीं, लेकिन आपको बता देंगे। लेकिन आपका हक है कि आप चेक करें कि हाँ भाई मेरा रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं हुआ। पता लगे कल आप कॉलेजेस के पास पहुंचे हो कि मेरा रिकॉर्ड भुला दो, और दिखाओ मेरा रिकॉर्ड कहाँ भुलाया। ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप एतराज़ कर सकते हैं कि मेरे डाटा की मार्केटिंग मत करो, मेरे डाटा को यूं मत प्रोसेस करो। आप प्रोसेसिंग रुकवा सकते हैं, आप डाटा की पोर्टेबिलिटी मांग सकते हैं कि मेरा डाटा ये वाला मुझे वहाँ चाहिए, वो वाला डाटा मुझे वहाँ चाहिए। जैसे आप अक्सर अपनी एक ऐप करते हैं, वो कहता है अच्छा आपका डाटा वहाँ से वो वाला उठा के यहाँ ले आए, आप कहते हैं हाँ जी ले आओ। विड्रॉ कॉन्सेंट, आपने कॉन्सेंट दी थी मेरा डाटा ले लो, अब आप कहते हैं मुझे ये कॉन्सेंट वापस करनी है, मुझे अपना डाटा आपको नहीं देना। और रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब यूनिट के स्टार्ट में आईकैप बताना चाहता है कि डाटा प्रोटेक्शन के बारे में वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। प्यारी प्यारी सी बातें, बस पढ़ लें लेकिन दिल पे नहीं लेना। लेजिस्लेशन ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान इज इन ड्राफ्ट स्टेज। लो जी, हम अभी टेंशन में बैठे थे कि क्या वो, अब आप नहीं जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना आपके पास कानूनी हक है, आप जाएँ कहें मुझे भुला दो, वो तो अभी बिल ही ड्राफ्ट स्टेज में। ड्राफ्ट होता है एक ऐसा लॉ जो कि अभी फाइनल नहीं हुआ, वो अभी बिल है और अभी उसके ऊपर काम जारी है। आईकैप ने सोचा पता नहीं ये कब तक काम जारी रहेगा, हम तो बच्चों को बता दें कि एक विदेशी लॉ हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल एक ऐसा कानून हमने पढ़ लिया जो अभी तक आया ही नहीं। कोई बात नहीं, खैर है, हो जाता है ऐसा कभी कभी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020 इज येट टू बी पास बाय पार्लियामेंट। इसका बिल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और टेलीकम्युनिकेशन पे पड़ा हुआ है। ये बिल कहता है कि हम पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करेंगे और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे पर्सनल डाटा के बारे में, और एक अथॉरिटी बनाएंगे जिसका नाम होगा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर ये कहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब वो लॉ तो आया नहीं, उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते, तो अचानक से आपको कुछ और लॉज बताने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में भी कुछ डाटा प्रोटेक्शन की बातें लिखी हुई हैं। पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 भी सेक्रेसी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन की बात करता है। टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट रेगुलेशन 2009 भी सब्सक्राइबर को राइट देती हैं कि अगर उनका डाटा इस्तेमाल हो रहा हो तो आप पीटीए को शिकायत कर सकते हैं कि जी मेरा डाटा क्यों इस्तेमाल हो रहा है। और इलीगल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि आपका डाटा वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो क्या ये सारा लॉ समझ आया? ये लॉ का जो शुरू का इंट्रोडक्शन है, इसमें अगर आपके को काम की बात है तो वो सिर्फ इतनी सी है। ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये सिर्फ एक तबसरा तो होता है। आप कभी भी अगर कुछ याद करना चाहें तो बस वो इतनी सी चीज़ है या इसका नाम। बाकी अगर आप देखें तो गिनती की 3-4 डेफिनेशंस हैं और राइट्स और ड्यूटीज़ दी हुई हैं जो कि आसान सी चीज़ें हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। थोड़ी सी स्क्रीन चेंज करते हैं। पुराने ज़माने में फ़िज़िकल दुनिया होती थी और फ़िज़िकल चोरियाँ होती थी और फ़िज़िकल पुलिस होती थी और फ़िज़िकल चोर को पकड़ के फ़िज़िकल तरीके से फ़िज़िकल हवालात में डाल देते थे। ज़माना आ गया इलेक्ट्रॉनिक। आप इस दुनिया के साथ एक और दुनिया में भी जी रहे हैं। वो कौन सी दुनिया है? इलेक्ट्रॉनिक दुनिया। आप फेसबुक पे मौजूद हैं, आप व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं। ग्रुप कहलाता था ये एक जगह लोग इकट्ठे हैं, ये ग्रुप है। बट व्हाट्सएप पे आप वर्चुअली एक ग्रुप में हैं। वर्चुअली पूरे पाकिस्तान से को 1000 लोग अलग अलग कोनों से इकट्ठे होकर एक वर्चुअल जगह पे इकट्ठे हो गए कि हम लोग एक ग्रुप हैं। वहाँ एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, डाटा भी शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट पे फेसबुक पे आप डाटा डाल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि आपका क्या डाटा है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप आज के दौर में फ़िज़िकल से ज़्यादा उस दुनिया में जी रहे हैं। आप शॉपिंग उस दुनिया से कर रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट उस दुनिया से ले रहे हैं, आप फिल्में उस दुनिया में देख रहे हैं, आप जो है पढ़ाई उस दुनिया में कर रहे हैं। ये इस वक्त जो लोग मुझे कैमरे पे देख रहे हैं, ये उस वर्चुअल दुनिया पे देख रहे हैं। को अपने घर में बैठा होगा, को मोबाइल से देख रहा होगा, को किसी लोकेशन पे बैठा होगा, को लैपटॉप से देख रहा होगा, को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा होगा। तो एक वर्चुअल दुनिया चल रही है साथ साथ। ये एक प्रॉब्लम भी है, ये हमारे इस दौर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों की जनरेशन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन का शिकार है। आपको 2 दुनिया में जीना है। हम अपने ज़माने में एक दुनिया में जीते थे। कैफ कंप्लीट होने के बाद मैंने मोबाइल लिया था। कैफ इसीलिए टाइम पे होता चला गया। मोबाइल के बाद पता लगा कि कितनी बड़ी मुसीबत है ये। तो आपको तो 2 दुनिया में जीना है और ऊपर से आप उसको कट ऑफ भी नहीं करते। लेक्चर के दौरान मैं देख रहा होता हूँ, आप में से अक्सर अपने मोबाइल निकालते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर दोबारा जेब में रख लेते हैं। हालांकि इस टाइम पे यकीन माने मेरा इम्तिहान नहीं है, चंद दिनों बाद आप लोगों का इम्तिहान है।
मुझे मोबाइल पे लेक्चर के दौरान आपने कुछ करते देखा? और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, शायद सबसे ज़्यादा कीमती मेरे पास कॉल्स आती होंगी, या शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कॉल्स उठाना होता होगा, और मैंने फ़ोन साइड पर रखा हुआ है कि मैं जिस फिज़िकल दुनिया में हूँ, मैं उस फिज़िकल दुनिया को तो सही से सर्व करूँ। जब मैं उस ऑनलाइन दुनिया में जाऊँगा तो मैं वहाँ ज़रूर आतंक मचाऊँगा, मैं ज़रूर वहाँ पे पोस्ट शेयर करूँगा, ज़रूर वहाँ पे फेसबुक पे जाऊँगा, रात 2 बजे 3 बजे फेसबुक के सवालों पे जाता हूँ, उनको जवाब दे के आता हूँ। लेकिन उस टाइम पे जब वहाँ पे जाना ज़रूरी था, जब फिजिकल दुनिया में हूँ तो मैं आपके सामने हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप फिजिकल दुनिया के साथ एक वर्चुअल कनेक्शन बना के बैठे हुए हैं, फिजिकल दुनिया में आप बैठे हैं और जेब में टू टू की आवाज़ आई। अब आपको वाजिब हो जाता है ये देखना कि आपके कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसने आपको टैग किया, मैसेज किया, लाइक किया, क्या किया, आपको वहाँ जाके देखना, और आप एकदम से उस दुनिया में घुसते हो और फिर अंदर चले जाते हैं। फिर 15, 20, 25 मिनट बाद वापस आते हैं तो आपको भूल गया होता है कि आप पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर मौजूद थे और आधी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी और आधी पता नहीं अब क्या लिखी हुई है। फिर ज़ीरो से पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, ऑल्दो इससे हम अपने टॉपिक से डेविएट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस रखें, दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। 10 घंटे किताब भी खुली हुई और 10 घंटे आप फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं ना फेसबुक का मज़ा आता है ना किताब का मज़ा आता है। 4 घंटे किताब पढ़ें, 6 घंटे फेसबुक पे बैठे, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर 4 घंटे में शिरक नहीं होना चाहिए, उसमें फिर फेसबुक नहीं होनी चाहिए। यकीन माने पढ़ने का भी मज़ा आएगा और फेसबुक का भी मज़ा आएगा। जब फेसबुक पे बैठे हैं तो ये टेंशन नहीं है, उस दुनिया में जाते हैं तो टेंशन होती है कि मेरा पेपर ना रह जाए, इस दुनिया में आते हैं तो टेंशन होती है मेरी नोटिफिकेशन ना रह जाए, ऊपर से PSL शुरू हो जाता है। 2 दिन पहले मैं फाइनल की क्लास पढ़ा रहा था, 2 दिन पहले या हाँ मेरे ख्याल में शायद कल की बात है, मुझे कल या परसों में थोड़ा डाउट है। फाइनल की क्लास पढ़ा रहा तो बच्चों में ना एक बेचैनी सी पाई जाती थी। मैं क्लास पढ़ा रहा था, जैसे स्क्रीन है हमारे पास, ज़ाहिर है ICAP जितना बजट नहीं, हमने ज़रा से छोटी स्क्रीन क्लास में रखी हुई है। तो वो एक बच्चे ने कहा सर ये इस पर नेट चलता है? मैंने कहा सर अगर ब्रेक में PSL का मैच लगा लें हम। मैंने कहा है? तो वो भाई साहब परेशान थे कि वो PSL का मैच जो है वो मिस हो रहा है और सर बिला वजह पढ़ा रहे हैं, और ये लेक्चर है कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर तो बाद में भी देखा जा सकता है, PSL कौन सा रिकॉर्ड होगा, PSL कौन सा बाद में देख सकते हैं। तो अजीब सी बात है, जो चीज़ कंफर्म बाद में देखी जा सकती है वो आपको अभी चाहिए, और जो आज की फौरी ज़रूरी नीड है वो रिकॉर्डेड पे डाल देनी है आपने। तो ऐसे मत करें, फिज़िकल दुनिया में खुल के जिएं। घर खाने की मेज़ पे बैठे हैं तो खाने को देखें, लुकमा खाते हुए एंजॉय करें, वालिदैन के चेहरे की तरफ देखें, उनसे प्यार से बात करें, मुस्कुरा के बात करें। उनको साफ नज़र आ जाता है कि ये इस वक्त हमारे पास नहीं बैठा हुआ, ये अपने मोबाइल के अंदर घुसा हुआ है। आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे होते, क्योंकि आप तो उलझन में होते हैं कि उसने मेरी तीसरी वाली पोस्ट को फिर से क्यों लाइक किया, मैं तो उसे ब्लॉक किया था। अब आप एक वर्चुअल दुनिया में फंसे हुए हैं और उलझन में हैं। कोशिश करें उस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलें, फिज़िकल दुनिया में आएँ। ये बड़ी अहम दुनिया है, यहाँ पे भी लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। यहाँ पे आपने कामयाबी यहाँ हासिल करनी है, वर्चुअल दुनिया में पेपर पास नहीं करना, इस दुनिया में पेपर पास करना है। उधर नहीं कमाना, इधर कमाना है। उधर घर वालों की खिदमत नहीं करनी, यहाँ पे करना है। तो कोशिश करें, आपके लिए मुश्किल है ओके, मत छोड़ें उस दुनिया को, लेकिन टाइम रख लें। एक दरवाज़ा हो जिसको खोल के आप वहाँ पे जाएं और फिर वापसी पे ताला लगा के आया करें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़ने बैठे ना तो मोबाइल को बंद करें, बंद करके चार्जिंग पे लगाएं। मोबाइल की सेहत और आपके दिमाग दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कट ऑफ रखें। मैं आपको बताऊं, आपकी कोई नोटिफिकेशन मिस होने से ना कुछ तूफान नहीं आने वाला। आपको लगता है आपकी पोस्ट लोगों के लिए है, मैं वो बगैर देखे लाइक करके आगे चल पड़ते हैं। आप किसी से ना कुछ भी फालतू बात भी लिख दीजिएगा, उसको भी लाइक कर देंगे, कोई गलत बात भी लिख दीजिएगा, उसे भी लाइक कर देंगे। फिर आपको पता लगेगा वो तो आपकी पोस्ट पढ़ते ही नहीं थे कभी। तो थोड़ा सा ध्यान करें, आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पेपर नहीं पास होते जब आपका फोकस आउट हो जाता है, तो कोशिश करें कि आपका फोकस आउट ना हो। उम्मीद है कि आप जो है ना उस दुनिया से कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करेंगे। आप उस दुनिया में जिएं, ज़रूर जिएं, लेकिन टाइम टेबल के मुताबिक उस दुनिया में एंटर होने का टाइम रख लें। और अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको बार बार वो दुनिया वाले बुला रहे हैं, तो आप उनसे कहें यार ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, इस वक्त मुझे मत तंग करो। तो वो कहेंगे अजीब आदमी हो तुम, अपने दोस्त के कहने पे नहीं आ रहे। तो आप कहेंगे ये कौन सा दोस्त है जिसको यही नहीं पता कि मेरे लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है। जो दोस्त आज आपकी प्रेफरेंस नहीं समझ रहा,
तबाह कर देगा फ्यूचर में, उड़ा देगा आपको। जिसको आज इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, जिसको ये नहीं पता कि 25 दिन बाद आपका पेपर है, ज़िंदगी भर आपको तबाह करेगा। इसने कुछ नहीं करना आपके लिए। स्टे फोकस, ऐसे दोस्तों से दूर रहें, और अगर उनके करीब भी जाएं तो एक टाइम जोन के अंदर। और अगर वो आपकी जज्बात का एहतराम नहीं कर रहा और उसको ये नहीं पता कि जी आपका टाइम कीमती है, आपको पेपर तैयार करना है, तो इस दोस्त से टाइम से छुटकारा हासिल कर लें। क्योंकि आज इतनी सी नीड जो नहीं समझ रहा, ये आगे तक आपकी कोई भी नीड नहीं समझेगा, और आप खामखा उस दोस्त के लिए अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते चले जाएंगे। आपने उससे सिर्फ दिन में मांगे हैं 4 से 5 घंटे की, ये मेरा पढ़ाई का टाइम होता है, इस दरमियान मुझे मैसेज मत करो। आप आदत बना लें, आपके दोस्तों को आदत हो जाएगी, यार ये बंदा जो है ना शाम के वक्त रिप्लाई नहीं करता, या ये रात में रिप्लाई करता है, या सुबह के वक्त रिप्लाई करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो ट्यून अप हो जाएंगे आपके हिसाब से। और जो नहीं ट्यून अप हो रहा और कह रहा है तू बड़ा आदमी बन गया, तो कहें ठीक है यार मैं क्या करूं, मैं गरीब बाप का बच्चा हूं, मैंने मेहनत करनी है, तुम अमीर बाप के बच्चे हो, तुम जो मर्जी करो। मत कोशिश करें कि आपका कोई अमीर दोस्त, कोई और इस तरह का बंदा, कोई टाइम वेस्ट करने वाला आपका टाइम वेस्ट करे। आपका पर्पज़ है लाइफ में। हाँ ठीक है, अगर वालदैन का एक अच्छा सेटल कारोबार है और आपने आगे जाके अल्टीमेटली वो चलाना है, करें जो मर्जी करना है। लेकिन अगर आपने अपने आप को डेवलप करना है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा मत करें एक्टिविटीज़, लेकिन उस वक्त करें जब पढ़ नहीं रहे। पढ़ाई का टाइम डिफाइन कर लें उन एक्टिविटीज़ का, आपको यकीन माने उधर भी मज़ा आएगा और पढ़ने का भी मज़ा आएगा। वापस हम इधर आते हैं, हम वर्चुअल दुनिया में चले गए थे। तो जब वर्चुअल दुनिया एग्जिस्ट करती है और चीज़ें भी वहीं ख़रीदारी होती हैं, ट्रांजैक्शंस भी वहीं पे होती हैं, सारा काम वहीं पे होता है, तो फिर चोरियां भी अब वहीं पे ही होती हैं, क्राइम भी वहीं पे ही होते हैं, कत्ल भी वहीं पे होते हैं, किडनैप भी वहीं पे होते हैं। मेरा यूट्यूब किडनैप हुआ हुआ है इस वक्त। किसी ने किडनैप करके उसको ज़िबा करके मार दिया है, ब्लॉक हो गया है। उस पर जनाब उन्होंने टेस्ला की न्यूज़ के नाम से वो किया, फिर बिटकॉइन की वीडियोस चला दी, और वो यूट्यूब की कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ थी। वो इस वक्त मेरा अकाउंट बंद हुआ पड़ा है, मुझे अकाउंट रिकवर करने में टाइम लगेगा। मैं उसको मरे हुए को दोबारा ज़िंदा करूँगा, उसको बाजियाब कराऊँगा किडनैपर्स के पास से। तो ये जिस तरह से असल दुनिया में जुर्म होते थे, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में भी जुर्म होते हैं। ये सब इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो लॉ है ना, वो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। तो इलेक्ट्रॉनिक जुर्म क्या है? आप लोगों के लेवल पे तो बहुत आसान है डिफाइन करना। किसी कॉलेज के लेक्चर चोरी से देखना, कोई लेक्चर देखे ना। पहले चोरी क्या होती थी? आप जाते थे कमरे में, एक चीज़ पड़ी हुई है, चुपके से उठा के ले आते थे, चोरी है। अब आप गए, आप एक ऑनलाइन पोर्टल पर गए और चुपके से एक चीज़ चोरी करके ले आए। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में सपोर्ट करने वाला भी चोर होता था, यहाँ पे भी कोई और चोरी कर रहा और आप साथ बैठ के देख रहे हैं, आपने भी चोरी की। आपने उसे कॉपी किया, आपने गलत किया, आपने सिस्टम में एक्सेस हासिल करके उसको डिलीट कर दिया और बड़ा जुर्म किया। तो पॉइंट ये है कि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ये है कि आप बगैर इजाज़त के किसी सिस्टम में घुस जाएं। नंबर 2, अगर इजाज़त थी तो सिलेक्टेड इजाज़त थी, उन्होंने कॉलेज ने इजाज़त दी थी, आप सिर्फ FR1 की क्लास लो, और आप इतने साइंसदान थे कि आप FR1 की क्लास में घुसते घुसते 3-4 और क्लासों में भी घुस गए अपनी किसी खास IT की स्किल्स की वजह से। तो गलत एक्सेस भी चोरी है, सही एक्सेस पे गलत लेवल की ऑथराइजेशन, लिमिट से भरी हुई ऑथराइजेशन, वो भी चोरी है। सिस्टम को डैमेज करना, इंटरफेयर करना भी गलत है। ये तो गई सादा बात। कई दफ़ा क्या होता है, सिस्टम बड़ा सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिस्टम, आप गए वहाँ हैक करके और आपने फजलुर रहमान साहब को जितवा दिया, ठीक है जी। तो वो अब पूरा पाकिस्तान बैठ के सोच रहा होगा कि फजलुर रहमान साहब किस तरह से जीत गए, इनके पास सीटें होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। तो ये आपने मुल्क के साथ जुल्म किया है, वोटर्स के साथ जुल्म किया है। आप अगर एक ऐसे सिस्टम में चले जाएं कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम में आपकी एंट्री हो जाए और आप जो है ना वो शुगल मुगल करें कि ये मिसाइल चलाएं, तो मिसाइल गोल घूम के और गजू मत्ता पे गिर जाए। फायर ब्रिगेड के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करें कि जैसे ही कोई कॉल मिलाए फायर ब्रिगेड पे, तो वहाँ पे वो गाना चल रहा हो आतिफ असलम का, आप बड़े खुश हो रहे हो कि मैंने क्या कमाल ज़बरदस्त काम किया है। ये आपने जो हरकत की है, ये क्रिटिकल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट किया है। तो ये लॉ बड़ा छोटा सा लॉ है, ये आपको 3-4 डेफिनेशंस बताता है और उसके बाद आपको बताता है कि आपको इन जुर्मों पे सज़ा क्या होगी। जल्दी से देखते हैं। इस दफ़ा उनके पास टाइम कम था तो उन्होंने कह दिया जी 2016 में नेशनल असेंबली जो है उसने एनेक्ट किया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट,
और इसका मकसद एक कंप्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना था ताकि वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन बता सकें। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था लेकिन मैंने फिर भी इसको आपकी तसल्ली के लिए प्रोनाउंस कर दिया। तो एक कानून पास किया इन्होंने 2016 में ताकि आप एक लीगल फ्रेमवर्क डिफाइन कर सकें, ताकि आप डिफाइन करें डिफरेंट तरह के क्राइम्स क्या हैं, आप डिफाइन करें। ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में ये समझना ज़रूरी है। जैसे आप लोग तो शुगल समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के हिसाब से ये क्राइम है। तो सबसे पहले क्राइम डिफाइन करना, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन का मैकेनिज्म डिफाइन करना, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन जरा किस तरह से होगी और फिर उसका फैसला कैसे आएगा। ये सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए कानून बनाया है जो जुर्म को डिफाइन करता है, जुर्म की सज़ा को डिफाइन करता है और प्रोसेस को डिफाइन करता है कि जुर्म को कैसे पकड़ना है। हमारे सिलेबस में चंद डेफिनेशन है, वो कहते हैं अनऑथराइज एक्सेस क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा में ऐसी एक्सेस विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेस बाय जनरल पब्लिक। एक ऐसा डाटा, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे फेसबुक प्रोफाइल पे पहुंचे जिसमें लिखा है कि जी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, और आपने किसी तरीके से उसको एक्सेस कर लिया जो जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं था, तो हम कहेंगे कि आपने अनऑथराइज एक्सेस की है विदाउट ऑथराइजेशन और इन वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑथराइजेशन। या तो आप बगैर ऑथराइजेशन के सिस्टम में एंटर हो गए, या आपको ऑथराइजेशन थोड़ी थी और आप सिस्टम में ज़्यादा एंटर हो गए। एक्सेस टू डाटा का मतलब है आप डाटा का कंट्रोल या एबिलिटी हासिल कर लें कि आप उसे यूज़ कर सकें, कॉपी कर सकें, मॉडिफाई कर सकें या डिलीट कर सकें। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर घुसे एक्सेस, फिर डाटा तक आपकी एक्सेस हो गई, यानी कि आप डाटा को पकड़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है, कंट्रोल या एबिलिटी टू यूज एनी पार्ट और होल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई पूरा का पूरा निज़ाम जिसको आप वो कर सकते हैं, चाहे आप सिक्योरिटी मेजर्स इन्फ्रिंज करके तोड़ के करें या बगैर सिक्योरिटी मेजर्स तोड़े आप किसी सिस्टम में घुस जाएं। तो किसी सिस्टम में घुसना, किसी डाटा तक पहुंचना, किसी जगह की एक्सेस लेना, ये अलग अलग वर्ड्स डिफाइन किए। फिर डाटा डैमेज डिफाइन किया। डाटा डैमेज किसे कहेंगे, जब आप डाटा अल्टर कर दें, डिलीट कर दें, डिटोरिएट कर दें, ख़राब कर दें, इरेज कर दें, उसकी जगह चेंज कर दें, उसको दबा दें, उसकी डाटा टाइप चेंज कर दें, या डाटा को टेम्परेरी या परमानेंटली अनअवेलेबल कर दें, तो आपने जो हरकत की है वो कहलाएगी डाटा डैमेज। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये क्रिटिकल क्या है, बड़ा सेंसिटिव वाला डाटा। एक तो सादा वाला डाटा हो गया ना, और एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बहुत ही सेंसिटिव है। क्या मतलब, क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एसेट, फैसिलिटी, सिस्टम, नेटवर्क और प्रोसेसेस, द लॉस और कंप्रोमाइज ऑफ विच कुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस और फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। एक ऐसा निज़ाम जिसके एसेट्स या स्ट्रक्चर में चेंज करने से आपके मुल्क का सिक्योरिटी और डिफेंस मुतासर होने का खदशा हो, या मेजर डिटरमेंटल इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी और डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, या आप कुछ ऐसा करें कि कुछ बहुत ज़रूरी सर्विसेज की आपने इंटेग्रिटी ख़राब कर दी। गवर्नमेंट की कुछ अहम सर्विसेज थी या मुल्क में कुछ अहम सर्विसेज थी जिनको आपने ख़राब कर दिया, इंक्लूडिंग वो वाली सर्विसेज जिनकी इंटेग्रिटी, जिनके साथ अगर छेड़छाड़ हो, कुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी, टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स। अगर आपने इस तरह की छेड़छाड़ कर दी किसी सिस्टम के साथ जिससे कोई अहम सर्विस मुतासर हो गई, जिससे लोगों की ज़िंदगियां जाने का खदशा है, जिससे कोई बहुत बड़े नुकसान होने का अंदेशा है, तो आपने बहुत बड़ा जुर्म किया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो करना ये है कि हमने एक तो ये 2-3 डेफिनेशंस को याद कर लेना है। इसमें उतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है जितनी बड़े लॉ में है, सिर्फ ये एक बड़ी डेफिनेशन है, और आई के अपने इस लॉ में से यही डेफिनेशन पूछी हुई है जो बड़ी डेफिनेशन है। अब होगा क्या, अब आपने क्राइम कर लिया, अब क्राइम की सज़ा होगी। सज़ा एक टेबल दिया हुआ है जिसमें अलग अलग जुर्म की अलग अलग सज़ा डिफाइंड है। यहाँ पे जुर्म डिफाइंड है पहले कॉलम में, यहाँ जुर्म करने वाला डिफाइंड है, फिर यहाँ डिफाइंड है कि उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद कब तक की हो सकती है, और यहाँ डिफाइन है कि उसको कितने रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है। ये नीचे लाइन में सूर्य मुझे लग रहा था, ये फ़ाइन अलोन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट अलोन भी हो सकती है, और ये दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। अब इस टेबल को देख के लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको रट्टा कैसे लगाएं। जाहिर है आई के अब सवाल पूछते हुए आपसे ये क्राइमिंग
पूछ सकता है। तो ऑफेंस और ऑफेंडर मिलते जुलते हैं। ऑफेंस ये है कि एक बंदा, ऑफेंस है कि अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्सेस किया जाए, तो ऑफेंडर है जिस बंदे ने एक्सेस की हो। ऑफेंस है किसी ने डाटा मॉडिफाई किया, ऑफेंडर है जिसने डाटा मॉडिफाई किया। तो इसमें एक छोटा सा मशवरा ये है कि आपने यहां से लेके यहां तक नहीं पढ़ना। अगर कभी वो पूछ लें ऑफेंडर, तो पीछे जो ऑफेंस दिया हुआ है उसी को एक वो चेंज करके, अल्फाज चेंज करके ऑफेंडर बना दें। अगर ऑफेंडर में कुछ याद रखना है तो सिर्फ ये आखिरी वाला। 7 ऑफेंसेस डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और टेक्निकली 3 बातें हो रही हैं। ये 3 का एक ग्रुप है, ये 3 का एक ग्रुप है, और ये 7वां अकेला है। अब असल में मेरे लिए बड़ा इजी था, मैं आपसे कहूँ ये टेबल देख रहे हैं, रट्टा मार लीजिएगा, चलो भाई आगे चलते हैं। लेकिन मैं इस तरह से नहीं चाह रहा। जब एक टेबल मौजूद है और आपको क्रैम करना है, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए। इसमें लॉजिक नहीं है, सीधी सीधी सी क्रैमिंग है, आपने उसको क्रैम करना है। अब ऑफेंस क्या क्या है? या अनऑथराइज एक्सेस हुई है इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा में। अनऑथराइज एक्सेस पहले लेवल का जुर्म। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे जुर्म का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अनऑथराइज एक्सेस पहला जुर्म। अनऑथराइज कॉपी करना या ट्रांसफर करना उस डाटा को दूसरा जुर्म। एक्सेस करना पहला जुर्म, वो चीज उठा के किसी दूसरे के हवाले करना उससे अगले लेवल का जुर्म। और तीसरा इंटरफेरेंस करना इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा के साथ, उसके साथ छेड़छाड़, डिलीट, गड़बड़, उसके साथ उसको डैमेज करना। तो एक्सेस, ट्रांसफर और इंटरफेरेंस तीसरे लेवल का हो गया। ये हो गया सादा डाटा के साथ। और अगर यही 3 काम आप करें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज कॉपी या इंटरफेरेंस, अगले 3 में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक्सेस, कॉपी, इंटरफेरेंस। एक्सेस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉपी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, या इंटरफेरेंस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। 6 बातें। आखिरी चीज है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। किसी जुर्म पे, खासतौर पे किसी दहशतगर्दी पे उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना। कि एक जगह एक दहशतगर्दी हो और आप कहें कि क्या कमाल काम हो गया, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसने जो किया है दिल खुश हो गया। तो दहशतगर्दी टाइप की या इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे सपोर्ट करना या उसको प्रमोट करना या लोगों में उसको पजीराई से पेश करना या इस तरह के इदारों के बारे में अच्छा गुमान ओपनली कम्युनिकेट करना इंटरनेट के ऊपर, लोगों को रागिब करना कि बच्चे देख रहे हो सोशल मीडिया पे कि जी सारे लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं कि जी ये तो वो जो तालिबान ने बड़ा ज़बरदस्त अटैक कर दिया, ये जी दाइश ने तो बड़ा कमाल काम कर दिया। अब नज़रियाती तौर पे दाइश, तालिबान उसके साथ आपके नज़रिए मैच करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस कानून के तहत अगर आपने किसी दहशतगर्दी टाइप की एक्टिविटी को प्रमोट किया, ग्लोरीफाई किया, उसकी अजमत बयान की कि जी जहादी हो तो इस तरह का, देखा क्या ज़बरदस्त तरीके से इसने दुनिया को ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, तो अगर आप इस तरह की ग्लोरिफिकेशन कहते हैं तो वो कहते हैं ये सबसे बड़ा मसला है। इसका जो वो फाइन, पेनल्टी और ये चीज़ें हैं, ये वही हैं जो ऊपर वाले भाई साहब की थी। तो 6 और 7 का फाइन पेनल्टी सेम है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटरफेरेंस सबसे बड़ा ऑफेंस था, और ये वाला ऑफेंस और वो वाले ऑफेंस की सज़ा एक जैसी है। तो ये लेफ्ट वाली बात समझ आई। लेफ्ट वालों को कैसे याद रखना है। सेंटर वाले में से आपने सिर्फ ये आखिरी पैरा याद रखना है जिसमें सिर्फ ऑफेंडर नहीं है। उन्होंने ज़रा बताया है कि जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करेगा, डिसेमिनेट करेगा, जिसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या डिवाइस इस इरादे के साथ कि वो ग्लोरीफाई कर रहा है एक ऑफेंस को, टेररिज्म या इस तरह की किसी उससे या किसी क्राइम से रिलेटेड या कुछ खास प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके साथ अगर आपने ताल्लुक शो किया, उनको सपोर्ट किया, तो वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है। सज़ा किस तरह से है इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि जी ये 3 महीने तक की, 6 महीने तक की कैद, 2 साल तक की कैद, 3 साल तक की कैद, 5 साल की तक की कैद और 7 साल तक की कैद। फाइन कितने हैं? 50,000, लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। अब होता ये है कि जब आप इस तरह से चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं तो भूल जाती हैं। तो फाइन पेनल्टीज़ में ना
2-5 का बड़ा मज़ेदार एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है। आपने बस 2-5 करते जाना है। पहला याद होना चाहिए 50,000 है, 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख। अब 2 से मल्टीप्लाई किया था, अगली दफ़ा कैसे करना चाहिए? 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5 लाख। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से 1 मिलियन। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 मिलियन। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50,000 याद करके 2-5 कर दें। राइट वाला रट्टा क्लियर हो गया। अब ये जालिम इम्प्रिजनमेंट का क्या करें? एक तरीका जो मैथमेटिकल है, मैं स्टूडेंट होता तो मैं उस तरह से याद रखता, लेकिन मुझे मैथ पसंद है, शायद आपको उतनी पसंद ना हो। 3 और 6 लिखने के बाद पहले 4 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने और एक के अलावा किसी भी डिफाइन नहीं होता। सरप्राइजिंगली 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 2 नंबरों पे नहीं डिवाइड होता, 1 सिर्फ एक पे डिवाइड होता है और वो 1 खुद है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो अपने और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, अगला होता है 3, फिर 4 नहीं होता, 2 पे डिवाइड होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 नहीं होता, 7 होता है। तो पहले 4 प्राइम नंबर्स। लेकिन अगेन ये ज़रा ज़्यादा मैथ हो गई। स्टूडेंट्स इसका टोटका क्या लगाते हैं? वो कहते हैं 362 357। पहले 2 के साथ मंथ्स लिखना है, आखिरी 4 के साथ ईयर्स लिख देना है। तो ये भी एक टोटका है। 362 357, पहले 2 के साथ मंथ्स और बाकियों के साथ ईयर्स। तो एक ये मेथड और एक ये है कि 3 और 6 महीने लिख के आपने पहले 4 प्राइम नंबर्स लिख दिए। तो इसमें मजीद तहकीक जारी है, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता इसमें कोई और मजीद अच्छा कम्बिनेशन निकल आए। आपको कोई अच्छा कम्बिनेशन मिले तो आप मेल कर दीजिएगा। खैर मेल तो अब किसी और के पास जारी होगी, तो आप व्हाट्सएप पे वो जो ग्रुप है वहाँ पे डाल दीजिएगा जब उसको हम ओपन करें। तो बहरहाल ये फाइन वाला तो बड़ा आसान सा है, 2-5 2-5 2-5 डन। रट्टा मार लेंगे, दामने वक्त में गुंजाइश भी है। पीछे 2 चैप्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। चैप्टर 12 को ओपन करते हैं। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर हैं? बस जी थोड़े से सवाल हैं। स्लाइड नंबर 12 से लेके 18 तक दोनों इंक्लूसिव, सिर्फ 7 स्लाइड है बस, जस्ट लाइक शुगल मोगल। दामन वक्त में गुंजाइश। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हम इतने जज्बाती हो गए, हमने पास पेपर के सवाल नहीं देखे इस चैप्टर के। जब है ही एक, तो मैं कम से कम सवाब तो हासिल कर लूँ ना। ये तो कह दूँ ना मैंने पास पेपर समेत चैप्टर ख़त्म कराया था। तो एक सवाल ये, और एक रीसेंट पेपर में जिसको मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मौके तौर पे करना है, एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इस चैप्टर में से जो सबसे वहिया चीज़ वो पूछ सकते थे वो पूछ डाली उन्होंने। तो कभी रहम नहीं करेंगे वो, ये नहीं सोचना कि वो हया कर लेंगे, ख्याल करेंगे, मुश्किल डेफिनेशन है, 3 नंबर के लिए पूछिए। तो ये एक सवाल इस चैप्टर से पीछे आया हुआ है, एक सवाल एसएटएम में आया हुआ है। आप मॉक की प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो बहरहाल ये सवाब जो मुझे मिल सकता था फौरी, वो मैंने हासिल कर लिया।